हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जेआरएफ फिला पे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई सब लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, यूपी पीसीएस प्री क्या जो आपका सीसेट का पेपर है उसके लिए एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। इससे प्रीवियस मैंने आपके लिए यूपी पीसीएस की 2 वीडियोज़ बनाई है जहाँ पे हमने कम्युनिकेशन की थ्योरी और कम्युनिकेशन के जो पीवाईक्यूज़ हैं इन दोनों को सॉल्व किया था 2 वीडियोज़ के अंदर। आप सभी को वो दोनों ही वीडियोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो करके बताएं कि मैडम वीडियो हमको बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो मैंने सोचा कि एक और पार्ट जो है वो आपका चैप्टर का, आपके है ना सिलेबस का कॉम्प्रीहेंशन जिसका नाम है, उसको भी आपका कवर करवा दिया जाए, कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो वैसे तो ईजी लगता है बच्चों को, लेकिन फिर भी उसको किस तरीके से हम और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स लगा के हमको पूरा पैसेज को रीड ना करना पड़े, सिर्फ हम कट टू कट क्वेश्चन पे जाएं और फिर आंसर जाके उसका निकाल के आ जाएं। तो ऐसे कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जो आपको कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते टाइम पे ध्यान में रखनी है, और किस तरीके से आप कम समय में अपना कॉम्प्रीहेंशन के जितने भी सवाल आपके पेपर में आते हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो सीसेट का पेपर होता है उसके अंदर आपका कॉम्प्रीहेंशन एक सेपरेट यूनिट पे दिया हुआ है। आपके हिंदी और इंग्लिश में भी आपको कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वीडियो को शुरू होने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये जो आपका कॉम्प्रीहेंशन की क्लास में लेकर आई हूँ ये भी आपकी एक मैराथन क्लास रहेगी। इस एक ही मैराथन क्लास में आपकी मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, किस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, क्या यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं आपको इसी एक वीडियो में समझा दूंगी। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेकर आई हूँ वो आपके पीवाईक्यूज नहीं है। ठीक है, तो ये आप मुझे कॉमेंट मत करना कि मैडम ये तो पीवाईक्यू नहीं है, ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यूज मैं क्यों नहीं लेकर आई उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर मैं पीवाईक्यूज आपके लिए लेकर आती तो वो पैसेजेस हो सकता है आपने प्रैक्टिस करे हो, तो वो प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी कर रखी है, तो दोबारा से अगर मैं वही पैसेज आपको सॉल्व करवाऊंगी तो वो आपको पता है कि भाई इसका आंसर ये होने वाला है और मैंने इसका आंसर एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व किया था, या फिर मैंने कल परसों जब घर पे पेपर लगाया था तो मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था इसका आंसर। तो वो मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताना चाहती हूँ वो फिर वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे 3 बड़े बड़े पैसेज लेकर आई हूँ। वो आपके पीवाईक्यूज नहीं है, नए पैसेज हैं, ताकि आपको बता सकूं कि नए पैसेज को आपको किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज तो आपके एग्जाम आने वाले, तो आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही ली होगी उनकी। तो ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। अब पैसेज जो है वो आपका यहाँ पे इंग्लिश में भी रहेगा और पैसेज जो है वो सेम आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में भी रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश की जो मीडियम की दिक्कत आती है बच्चों को, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब पैसेज हम यहाँ पे शुरू तो करेंगे, पर पैसेज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे छोटी छोटी बातें जो है वो बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको पैसेज जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखे, आपको हिंदी में, इंग्लिश में या फिर कॉम्प्रीहेंशन में किसी भी यूनिट में अगर आपको पैसेज वाले क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको, अब काफी बार बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि वो सीधा पैसेज की तरफ जाते हैं। वो सीधा क्या करते हैं, पैसेज को रीड करते हैं, पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, जितना भी बड़ा आपका पैसेज है, 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, वो पूरे पैसेज को रीड करते हैं, फिर वो जाके एक एक सवाल को पढ़ते हैं, फिर पैसेज में आते हैं, फिर सवाल को पढ़ते हैं, फिर पैसेज में आते हैं। इससे क्या होता है, ये बिल्कुल आपकी गलत अप्रोच होती है। गलत अप्रोच क्यों होती है, आप अगर पहले पैसेज पढ़ोगे फिर आप क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो क्या आपको वो पैसेज याद हो जाएगा? एक ही बार पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइन कहाँ पे लिखी हुई है? नहीं पता चलेगा। आपने पैसेज पढ़ लिया, अब वापस से क्वेश्चन की तरफ जा रहे हो, अब वो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, वो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको फिर से पैसेज में जाना पड़ेगा और फिर से आपको पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये बात जो है वो पैसेज में कहाँ पे बताई हुई है, क्योंकि पैसेज तो आपको एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा। तो पैसेज को पढ़ोगे, फिर सवाल पे जाओगे, फिर सवाल को पढ़ के फिर वापस से पैसेज पे जाओगे, तो ये जो आपका रूटीन है ये चलता रहेगा। पैसेज क्वेश्चन, क्वेश्चन पैसेज जो है वो आपका चलता ही रहेगा। इससे क्या होगा, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर तो पैसेज में ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, चाहे आप 1 बार पढ़ो या फिर 10 बार पढ़ो, लेकिन इससे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। और हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें हमको एक मिनट जो है वो बहुत ही ध्यान से वेस्ट
से करना होता है, बहुत ही ध्यान से अपने क्वेश्चन के ऊपर लगाना होता है। तो आप इतना टाइम अगर अपने पैसेज पे दे दोगे तो फिर बाकी के जो आपके सेक्शंस है उसमें कैसे अपना टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। तो इसलिए पैसेज पे मैं इसीलिए ये क्लास लेकर आई हूँ कि भाई पैसेज तो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बता पाऊँ ताकि पैसेज आपके जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, आपको ज्यादा टाइम पैसेज पे ना लगाना पड़े। वो कौन सी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिप्स है, जो मतलब ट्रिक्स कौन कौन सी है जो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूंगी, जिसका यूज अगर आप करोगे एग्जाम में तो तुरंत आपकी चुटकियों में आंसर जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि आपको पैसेज से क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन को रीड करने के बाद में फिर हम पैसेज की तरफ जाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर फिर हम पैसेज में से ढूंढेंगे। अब मैडम ये क्वेश्चन का आंसर हम पैसेज में से ढूंढेंगे कैसे? क्या हमको सेम टू सेम लाइनें क्या पैसेज में देखने को मिलेगी क्वेश्चन की? तो हो सकता है आपको कभी क्वेश्चन जो है वो, कभी आपका पैसेज जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, कभी आपका पैसेज जो है वो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन में जो लाइन लिखी हुई है वो सेम टू सेम एज इट इज लाइन आपको कभी कभी पैसेज में देखने को मिल सकती है। आपने अगर वो सेम लाइन अगर ढूंढ ली तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इनडायरेक्ट कैसे? आपको वो सेम एज इट इज लाइन तो पैसेज में नहीं मिलेगी, लेकिन जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उसका मतलब फिर आपको निकालना पड़ेगा कि पैसेज में कौन से पैराग्राफ में कौन सी 2-4 लाइनों में इस बात का मतलब जो है वो बताया हुआ है। इनडायरेक्ट तरीके से फिर आपको यहाँ पे आपको आंसर जो है वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में दूसरी ट्रिक मेरी ये है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन में से आपको कुछ 2-4 कीवर्ड को नोट कर लेना है, 2-4 कीवर्ड को आपको ढूंढ लेना है, उन 2-4 कीवर्ड को आपको ध्यान में रखना है। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा तो आपको हो सकता है पैसेज में ना मिले, लेकिन उस क्वेश्चन में कुछ 1-2 ऐसे कीवर्ड होंगे जो आपको पैसेज में जरूर से मिलेंगे, तभी फिर आप उसका आंसर जो है वो निकाल पाओगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से कुछ कीवर्ड्स को ढूंढना है और उन कीवर्ड्स को फिर आपको पकड़ के पैसेज की तरफ जाना है और पैसेज में फिर आपको वो कीवर्ड्स को सर्च करना है कि ये जो क्वेश्चन में आपसे 2-4 कीवर्ड लिखे हुए हैं ये कीवर्ड पैसेज में कहाँ पे दे रखे हैं, और उन कीवर्ड के ऊपर की 2 लाइन और नीचे की 2 लाइनें आपको पढ़नी है और उसी 2-4 लाइनों में आपको सवाल के आंसर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अभी 2-3 बातें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन बताने से काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे इनको प्रैक्टिकल तरीके से लगाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपके लिए ये पूरी क्लास लेकर आई हूँ। यहाँ पे काफी सारे पैसेज हैं, काफी सारे क्वेश्चन हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको साथ ही साथ बताती भी चलूंगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पैसेजेस को सॉल्व करना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला पैसेज है जो मैंने आपके साथ में शेयर करा है। ये आपका पैसेज यहाँ पे इंग्लिश में है, हिंदी में है, ये आपका फर्स्ट पेज है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए बता देती हूँ। फर्स्ट पेज आपका ये है, सेकंड पेज आपका ये है जहां भी हिंदी इंग्लिश लिखी हुई है, और थर्ड पेज आपका पैसेज का ये है। ठीक है, 3 पेज में आपका एक पैसेज है, काफी बड़ा पैसेज है, तो हम इसको धीरे मतलब ध्यान से आराम से रीड करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमको पैसेज को तो रीड ही नहीं करना है, हमको कहाँ जाना है, हमको क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन भी आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द चाइनीज इंपोर्टेड स्पाइसेस मैनी मेनली फ्रॉम अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको चूज करना है। चीन के लोग मसालों का आयात मुख्यतः कहाँ से करते हैं, अफ्रीका से, भारत से, पश्चिमी एशिया से या दक्षिण पूर्वी एशिया से करते हैं। कोई भी 2 शहर के नाम, कोई भी 2 स्टेट्स है, यानी कि कोई भी 2 कंट्रीज के नाम आपको यहाँ पे ऑप्शन में से चूज करके बताने हैं। अब यहाँ पे आपको, अब एक ही लाइन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे कीवर्ड कितने ढूंढोगे, तो जो भी कीवर्ड्स हैं कि भाई चाइनीज इंपोर्टेड स्पाइसेस जो है, ये आपके 3 कीवर्ड्स हमने पकड़ लिए। मैंने बताया था सवाल पढ़ लिया सबसे पहले, फिर दूसरा क्या है, सवाल में से कुछ कीवर्ड उठा के अब हम चलते हैं हमारे पैसेज की तरफ। और पैसेज में ये चाइनीज इंपोर्टेड स्पाइसेस जो है कि चीन के लोग मसाले कहाँ से आयात करते हैं, उस लाइन को अब हम पैसेज में ढूंढते हैं। तो अब अगर हम सबसे पहले पैसेज के पहले जो आपका पेज है उसका पहला जो पैराग्राफ है उसकी तरफ चलेंगे। अब एक और ट्रिक मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपके 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपके पैसेज में दिए हुए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये नहीं बोलूंगी कि हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले जो पैसेज जो आपका है
ना पहला पैराग्राफ है पैसेज का उसमें ही मिल जाता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा सा उसके नीचे मिलेगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा सा उसके नीचे मिलता है। ऐसे करके जो क्वेश्चन आपको दिए हुए होते हैं उसका आंसर भी आपको एक ही सीक्वेंस में दिया हुआ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये मत समझना कि मैडम हमेशा ही ऐसा होता है, तो हमारे पेपर में तो ऐसा हुआ नहीं था पिछली बार। मैं हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन का आंसर आपको इसी सीक्वेंस में दिखेगा कि पहले का आंसर पहले पैसेज के पहले पैराग्राफ में, दूसरे का दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे का तीसरे पैराग्राफ में, ठीक है। अब हम पैसेज के पहला जो पैराग्राफ है वहां से शुरुआत करते हैं कि भाई चाइनीज जो है वो मसाले यानी कि स्पाइसेस कहाँ से इंपोर्ट करते थे। हम पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। विद द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर चाइना हैड बिकम अ मेन फोकस ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। द चाइनीज कंज्यूम्ड एनॉमरस क्वांटिटीज ऑफ स्पाइसेस विच वर इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। They also imported ivory, the best of which came from Africa, and glassware which came from West Asia। मिल गया आपको आंसर कि भाई चाइनीज consumed enormous quantities of spices which were imported from Southeast Asia and India। यानी कि चाइनीज जो है वो कहाँ से अपने स्पाइसेस लेते थे? साउथ ईस्ट एशिया से और इंडिया से। बी और डी इसका करेक्ट आंसर है। बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, भारत से और दक्षिण पूर्वी एशिया से। बस हमने क्या करा, हमने सवाल पढ़ा। सबसे पहले सवाल का कीवर्ड हमने उठाया, कीवर्ड उठा के हम चले सबसे पहले पैराग्राफ की तरफ, उसको हमने रीड करा और उसके अंदर ही हमको मिल गया कि चीन के लोग बहुत अधिक मसालों का उपयोग करते थे और इसका आयात दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत से किया जाता था। वो कीवर्ड हमको मिल गया कि एक तो भारत है और एक दक्षिण पूर्वी एशिया है। ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और डी यानी कि 4th ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अब आपको 2 कथन दिए हुए हैं, इन दोनों कथनों में क्या करना है, सेम वही ट्रिक लगाएंगे। कीवर्ड्स आपको ढूंढ लेने हैं और कीवर्ड के अंदर फिर आपको क्या करना है, कीवर्ड पकड़ के पैसेज की तरफ चलेंगे और सवाल का आंसर ढूंढेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट बोला है, इंडियन ट्रेडर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइनीज ट्रेड विद वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। और दूसरा बोला है कि बिफोर द मॉनसून फेवरेबल विंड ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन हिंदी में क्या बोलता है, भारत के व्यापारियों ने पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के साथ चीन के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा कथन क्या बोलता है, मानसून के पहले अनुकूल हवाएं जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवाएं जो है वो चलती है बिफोर मानसून, ठीक है। 2 कथन दिए हुए हैं। अब दोनों कथनों का आंसर एक साथ में नहीं ढूंढेंगे, कीवर्ड्स ढूंढ लेंगे और फिर हम सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। पहले में हम कीवर्ड क्या ढूंढ सकते हैं कि भारत के व्यापारियों ने पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के साथ में चीन के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंडियन ट्रेडर्स जो है उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था चाइनीज ट्रेड में विद वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। तो आपको यहाँ पे वेस्ट एशिया, अफ्रीका और इंडियन ट्रेडर्स ये जो कीवर्ड है ये आपको पैसेज में ढूंढना है। हम अगर पैसेज की तरफ चलते हैं तो ये हमारा पहला पैसेज का पहला पैराग्राफ था जहां पे ऐसा कोई भी बात यहाँ पे हमको नहीं देखने को मिली थी। हम चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। दूसरे पेज पे अगर आप यहाँ पे रीड करोगे तो आपको रीड करने पे वेस्ट एशिया और अफ्रीका तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैंने बताया था वेस्ट एशिया और अफ्रीका कीवर्ड ढूंढ लो, बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे साउथ इंडिया है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है, कहना तमिल, कालीबंगा, ये जो जगह के नाम है वो जल्दी से आपको मिल जाएंगे। तो वेस्ट एशिया और अफ्रीका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर नीचे की लाइनों को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इससे ऊपर नीचे की लाइनों को फुल स्टॉप से हम शुरुआत करेंगे। दस बोथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वर इंपॉर्टेंट स्टैगिंग सेंटर फॉर ट्रेड बिटवीन चाइना एंड द कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया एंड द अफ्रीका। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भाई इंडियन ट्रेडर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइनीज ट्रेड में फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। और ये वेस्ट एशिया और अफ्रीका का आंसर भी यहाँ पे हमको मिल चुका है। यहाँ पे अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में भी देख सकते हो कि भाई सामान्यतः अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया के उत्पाद दक्षिण भारत में मालाबार से आगे नहीं भेजे जाते थे और न ही चीन के पोत दक्षिण पूर्वी एशिया में मोलक्कस के आगे जाते थे। इस प्रकार भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों चीन तथा पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के देशों के बीच व्यापार करने में महत्वपूर्ण केंद्र थे। यही तो आपसे पूछा है कि क्या ये इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, तो बिल्कुल थे। पहला कथन तो आपका सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। दूसरा कथन क्या बोला है कि भाई मानसून आने से पहले जो हवाएं हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती थी। अब ये मानसून आने से पहले हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती थी, ये पूरी लाइन आपको ढूंढनी पड़ेगी पैसेज के अंदर। हम चलते हैं पैसेज में
दूसरा पैराग्राफ भी हमने देख लिया, मानसून वर्ड यहाँ पे हमको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। हम चलते हैं तीसरे पेज की तरफ। तीसरे पेज पे अगर आप चलोगे तो आपको यहाँ पे मानसून शब्द भी दिख रहा है, आपको ईस्ट टू वेस्ट भी दिख रहा है, आपको यहाँ पे विंड भी दिख रही है, यानी कि हवाएं, मॉनसून, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये सारे ही शब्द आपको जो हमने सवाल में देखे थे वो सारे शब्द हमको यहाँ पे पैसेज के अंदर मिल गए हैं। अब मैंने बताया कि शब्द मिल गए, कीवर्ड मिल गए, तो ऊपर नीचे की दो दो लाइनों को पढ़ लो, वहां पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब इस पूरे पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं यहाँ से द वेदर से। The weather conditions were also such that it was not possible for a ship to sail straight from the Middle East Asia to China. The ship would have to wait for a long period in port in between for favorable wind, which blow from west to east before the monsoon and from east to west after the monsoon। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि पोतों को मानसून से पहले पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली तथा मानसून के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अनुकूल हवा के लिए बंदरगाह में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या बोला है, मानसून से पहले जो हवाएं हैं, मानसून से पहले हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती थी और मानसून के बाद में हवाएं जो है वो पश्चिम से अच्छा यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया है। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंड जो है वो वेस्ट टू ईस्ट में बहती थी बिफोर मानसून, मानसून से पहले हवाएं जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती थी और आफ्टर मानसून हवाएं जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती थी। हमसे बिफोर मानसून का पूछा है, आफ्टर मानसून का पूछा है, हमसे बिफोर मानसून का पूछा है। तो आंसर क्या होना चाहिए कि भाई बिफोर मानसून हवाएं तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती थी। सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि बिफोर मानसून हवाएं जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती थी। तो ये ईस्ट टू वेस्ट जो है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। अभी हमने पैसेज में देखा तो पहला कथन तो हमारा सही निकल गया कि हमारा स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है पर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। पहला कथन तो सत्य है पर दूसरा कथन जो है वो हमारा असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो निकालने हैं। पैसेज में हमने क्या करा, सबसे पहले सवालों को रीड करा, फिर हम पैसेज की तरफ गए, फिर सवाल में हमने कुछ कीवर्ड्स को पकड़ लिया, कीवर्ड्स को हमने ढूंढने की कोशिश करी हमारे पैसेज में और वो कीवर्ड्स हमको पैसेज में मिल भी गए। तो हमने क्या करा, ऊपर की 2 लाइन उस कीवर्ड के और नीचे की 2 लाइनों को रीड कर लिया और वो ऊपर नीचे की 2 लाइनों में ही हमको हमारे सवाल का आंसर जो है वो मिलता जा रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कि पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन आपसे 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, आपको चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या बोलता है, चाइनीज शिप ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। और दूसरा कथन बोलता है कि चाइनीज शिप केम टू मालाबार कोस्ट फॉर ट्रेड। हिंदी में क्या बोला है कि पहला कथन बोला है चीन पोत चीन से मध्य पूर्व तथा पश्चिम एशिया तक जाते थे और दूसरा कथन बोला है कि चीनी पोत व्यापार के लिए मालाबार तट पर आए थे। अब दोनों कथन का कीवर्ड ढूंढ लेंगे और जाके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को पैसेज के अंदर। यहाँ पे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, अगेन आप यहाँ पे अगर डायरेक्शन ढंग से देख लोगे, डायरेक्शन को अगर आप कीवर्ड बना लोगे तो आपको फाइंड आउट करने का, आपको आंसर फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि चाइनीज शिप जो है वो ट्रेवल करते थे ऑल वे फ्रॉम चाइना से मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया की तरफ जो है वो चाइनीज शिप जो है वो जाते थे चाइना से मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया की तरफ। अब हम चलते हैं इसका आंसर ढूंढते हैं। यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हमने अभी इस पैराग्राफ में रीड करा था कि मिडिल ईस्ट टू चाइना, यहाँ पे ये आपको कीवर्ड जो है वो मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या बोला है, द वेदर कंडीशन वर ऑल्सो सच दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अ शिप टू सेल स्ट्रेट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट टू चाइना। क्या बोला है यहाँ पे, हिंदी में पढ़ते हैं, उस समय मॉनसून की स्थिति ऐसी थी कि किसी एक पोत द्वारा मध्य पूर्व से सीधे चीन नहीं पहुंचा जा सकता था, यानी कि मध्य पूर्व से चीन तक नहीं पहुंच सकते थे। और यहाँ पे क्या बोला है कि भाई चाइनीज शिप जो है वो ट्रेवल करते थे मिडिल ईस्ट से वेस्ट एशिया की तरफ, नहीं, उस समय मॉनसून की स्थिति ही ऐसी नहीं थी कि वो मिडिल ईस्ट एशिया तक जा सके। तो पहला कथन तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्योंकि ये हमको पैसेज में बताया हुआ है। दूसरा कथन क्या बोला है कि चीनी पोत जो है वो व्यापार के लिए मालाबार तट पर आए थे। क्या, तो मालाबार कोस्ट जो है ये आपको यहाँ पे कीवर्ड पकड़ लेना है। मालाबार कोस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम जाके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला है कि इसी पैराग्राफ में ऊपर आपको मालाबार लिखा हुआ दिख जाएगा, मालाबार, बंगाल एंड बर्मा। और कहीं पे भी हमको मालाबार लिखा हुआ इस पैसेज में आपको नहीं दिखा है, या फिर यहाँ भी मालाबार लिखा हुआ है लेकिन इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, इसमें ही मिलेगा। मच ऑफ द ट्रेड टू चाइना वॉज कैरिड इन इंडिया शिप्स, द टीक वुड ऑफ मालाबार, बंगाल एंड बर्मा प्रोवाइडिंग द बेस of strong trading
स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ शिप बिल्डिंग, यानी कि मालाबार, बंगाल और बर्मा से वो टीक वुड लेते थे, किसके लिए? शिप बिल्डिंग के लिए। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है? हमसे सवाल में पूछा है कि चीन के पोत व्यापार के लिए मालाबार तट पर आए थे। क्या व्यापार के लिए आते थे? वो व्यापार के लिए नहीं आते थे, वो किसके लिए आते थे? वो तो यहाँ पे अपने जो टील के जो वुड है ना उसके लिए आते थे। टील के वुड यानी कि अपने जो सांगवान की लकड़ियां होती थी उसके लिए वो यहाँ पे मालाबार आते थे। यानी कि चीन का अधिकांश व्यापार भारतीय पोत से होता था। मालाबार, बंगाल तथा बर्मा से सागवान की लकड़ियां होती थी, जिससे पोत निर्माण की मजबूत परंपरा के आधार का निर्माण होता था। वो यहाँ पे किसका निर्माण करने के लिए आते थे? पोत यानी कि शिप बिल्डिंग के लिए आते थे, ना कि ट्रेड के लिए। तो ये कथन भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। दोनों ही कथन आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही कथन आपके असत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चले तो क्या पूछा है? द वुड फॉर द इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री केम मेनली फ्रॉम मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, मालाबार, बर्मा एंड बंगाल। सेम क्वेश्चन अभी हमने पैराग्राफ को रीड करा। भारतीय पोत निर्माण उद्योग के लिए लकड़ियां जो है वो कहाँ से आती थी? यानी कि शिप बिल्डिंग के लिए जो लकड़ियां हैं हमने अभी देखी ना, टीक वुड की है ना, संगमरमर की जो लकड़ियां होती है वो कहाँ से आती थी? तो ये अभी हमने यहाँ पे देखा सागवान की जो लकड़ियां हैं वो कहाँ से आती थी? तो भारतीय पोतों से होते हुए मालाबार, बंगाल तथा बर्मा से सागवान की लकड़ियां जो है वो आती थी। यानी कि बंगाल, बर्मा और मालाबार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? बर्मा, बंगाल और मालाबार। ऑप्शन नंबर बी, डी और ई इसका करेक्ट आंसर है। बी, डी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट, जहां पे आपको सीधा सीधा लाइन जो है वो आपको पैसेज में देखने को मिल गई थी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पैराग्राफ का, हमारे इस पैसेज का। द बेस्ट आइवरी प्रोडक्ट केम फ्रॉम इंडिया, अफ्रीका, पर्शिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया। हाथी दांत के जो उत्पाद हैं वो कहाँ से आते थे? भारत से, अफ्रीका से, ईरान से यानी कि पर्शिया से, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से आते थे। आपको यहाँ पे आइवरी प्रोडक्ट जो है, हाथी दांत के उत्पाद जो है, ये आपको कीवर्ड पकड़ के अब पैसेज में ढूंढते हैं। आइवरी प्रोडक्ट यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है पैसेज में? हम अगर शुरुआत के पैराग्राफ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में आइवरी जो है वो दिख जाएगा। तो अब इसके ऊपर नीचे की 2 लाइनों को पढ़ लेते हैं, इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे ऑल्सो इम्पोर्टेड आइवरी द बेस्ट ऑफ विच केम फ्रॉम अफ्रीका एंड ग्लासवेयर विच केम फ्रॉम वेस्ट एशिया। यानी कि आइवरी के जो प्रोडक्ट हैं वो तो अफ्रीका से आते थे और ग्लासवेयर के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके वेस्ट एशिया से आते थे। हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वे हाथी दांत का भी आयात करते थे, जिनका उत्तम भाग अफ्रीका से, तथा कांच के बर्तन पश्चिमी एशिया से आते थे। आयातीय सामग्री को औषधि, जड़ी बूटी, लाक्षा, लोबाना तथा सभी प्रकार के दुर्लभ वस्तुएं होती थी। यानी कि हाथी दांत के जो आपके सामान होते थे वो तो अफ्रीका से आते थे और कांच के बर्तन जो है वो पश्चिम एशिया यानी कि वेस्ट एशिया से आते थे। तो हाथी दांत के पूछा है हमसे, तो ग्लास के बर्तन तो पूछा नहीं है, कांच के बर्तन तो पूछा नहीं है हमसे, तो सिर्फ आइवरी के है ना जो बर्तन होते हैं, हाथी दांत के जो आपके है ना चीजें होती है उसके बारे में पूछा है, तो वो आपके अफ्रीका से आते थे। ऑप्शन नंबर आपका अफ्रीका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने पूरे 5 सवाल एक पैराग्राफ जो है वो हमारा सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको पता चला होगा कि मैं जो ट्रिक्स के बारे में बात करी थी वो किस तरीके से आपको अब प्रैक्टिकल तरीके से लगानी है। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, सवाल में कुछ कीवर्ड्स को ढूंढेंगे, कीवर्ड्स को जाके पैसेज के अंदर सर्च करना है, उसके ऊपर नीचे की 2 लाइनों को पढ़ना है, वहीं पे आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। आपने पूरा पैसेज भी रीड नहीं किया ना, क्योंकि पैसेज रीड करने के लिए हमसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा। एग्जामिनर को सिर्फ सवाल के आंसर से मतलब है, उसको ये मतलब नहीं है कि आपने पैसेज को 1 बार पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा ही नहीं है। उसको सिर्फ सवाल का आंसर सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, आपको आंसर का जो सवाल का नंबर है वो मिला है या फिर नहीं मिला है, उससे उसको मतलब है, बाकी किसी चीज से उसको मतलब नहीं है। तो हमको भी यहाँ पे ट्रिक्स के माध्यम से और दिमाग लगा के चीजों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये पहला पैसेज हमारा हो चुका है। हम चलेंगे अब दूसरे पैसेज की तरफ और दूसरे पैसेज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पैसेज। एक पैसेज हमने कर लिया है, उसके 5 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं। सेकंड पैसेज जो है ये भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। इट इज़ योर फर्स्ट पेज एंड दिस इज़ योर सेकंड पेज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पैसेज है, यानी कि 2 ही पेजेस हैं पैसेज के। आपका मतलब इतना बड़ा पैसेज नहीं, शॉर्ट पैसेज है। हम चलते हैं क्वेश्चन पे सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया पैसेज को तो रीड करना नहीं है, सबसे पहले किसको रीड करना है? क्वेश्चन को रीड करना है। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस वुड जनरली हैव द बेस्ट पर्सपेक्टिव टेकिंग एबिलिटी।
निम्नलिखित में से किस आयु के बच्चों में सामान्यतः सबसे अच्छा परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता होती है? 3 साल के बच्चों में, 8 साल के बच्चों में, 13 साल के बच्चों में या फिर 18 साल के बच्चों में? कितने उम्र के बच्चों के अंदर सबसे अच्छी पर्सपेक्टिव्स लेने की जो एबिलिटी जो है वो होती है? अब हमने यहाँ पे हमको देख लेना है कि भाई है ना, कौन से साल के बच्चों में सामान्यतः सबसे अच्छा परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता होती है। ये हमारा कीवर्ड यहाँ पे हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे सबसे पहले पेज से। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको पहले पेज पे ही मिल जाए। आखिरी के पेज पे जाने से पहले हम पहले पेज को रीड करते हैं। सो इट इज़ योर फर्स्ट पेज। हम फर्स्ट पेज की तरफ अगर रीड करें तो आपको अगर स्टार्टिंग से रीड नहीं करना है, अगर आपको तो स्टार्टिंग से रीड करना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है कि भाई इसका आंसर जो है वो आपको कहाँ पे मिल सकता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अपने देख सकते हो, नजर घुमा सकते हो कि भाई ऐसी जो बात है वो कहाँ पे किस पैराग्राफ में आपको लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपको इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल सकता है, एक सेकेंड, इसका आंसर आपको सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा, फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पर्सपेक्टिव टेकिंग एबिलिटी डेवलप ओवर टाइम अंटिल इट इज क्वाइट सोफिस्टिकेटेड इन अडल्ट्स। यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा फर्स्ट पेज पे। अब इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। अब मैंने आपसे बताया था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हो सकता है उसका आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ पे या फिर फर्स्ट पेज पे ही मिल जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमको फर्स्ट पेज पे नहीं मिला। तो मैंने ये भी कहा था कि हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, हर जो आपका पैसेज का क्वेश्चन है उसमें ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। किसी में हो सकता है कि पहले का आंसर आपको 5वें पेज पे मिल रहा है या फिर पहले का आंसर आपको सबसे लास्ट पैराग्राफ में मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम अगर देखें यहाँ पे कि भी सबसे है ना बच्चों में है ना अच्छी पर्सपेक्टिव लेने की जो क्वालिटीज है वो कौन से उम्र तक वाले बच्चों में होती है, तो आप सेकंड पैराग्राफ को यहाँ पे रीड करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। हम इसको रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है? विद द डेवलपिंग थ्योरी ऑफ माइंड children are increasingly able to understand that other people have different feeling and experiences, therefore may have a different perspective or viewpoint. आगे क्या बोला है? दिस पर्सपेक्टिव टेकिंग एबिलिटी डेवलप ओवर टाइम अंटिल इट इज क्वाइट सोफिस्टिकेटेड इन अडल्ट्स। यानी कि ये जो पर्सपेक्टिव, ये जो एबिलिटी है आपकी, ये किसके अंदर डेवलप होती है? ये आपके अडल्ट्स के अंदर डेवलप होती है। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा, यहाँ पे हमको एज दे रखी है 3, 8, 13 और 18, लेकिन यहाँ पे हमारी ऐसी कोई भी एज का नंबर आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ एज 2 ऑफ चिल्ड्रन लिखा हुआ है, लेकिन ये किसी दूसरी बात के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी ये एज का नंबर जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस बात से समझ सकते हो कि ये अडल्ट्स के लिए बोला गया है और अडल्ट्स जो है वो आपके 18 या फिर 18 साल के बाद वाले बच्चे ही हो पाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछा है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला कथन बोला है अग्रेसिव चिल्ड्रन कैन एसेस इंटेंशन ऑफ अदर्स विद ईज, यानी कि आक्रामक बच्चे आसानी से दूसरों के विचारों का आकलन कर लेते हैं। और दूसरा कथन बोला है डिफरेंट पर्सन में हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ पे होते हैं। तो कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है वो आपको अपना आंसर चूज करके बताना है। तो पहला कथन हम ढूंढेंगे हमारे पैसेज में कि आक्रामक बच्चे जो होते हैं वो आसानी से दूसरों के विचार का आकलन कर लेते हैं। हम चलते हैं अग्रेसिव चिल्ड्रन, आप इसका कीवर्ड जो है वो ले सकते हो। हम चलते हैं हमारे पहले पेज से शुरुआत करते हैं। अग्रेसिव चिल्ड्रन कहाँ पे लिखा हुआ है? तो आप इसको अगर नीचे की तरफ पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको अग्रेसिव चिल्ड्रन जो शब्द है वो लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट गेट एंग्री व्हेन अदर चाइल्ड एक्सीडेंटली नॉक over their block tower but aggressive children have more trouble assessing intention। इस लाइन को आप पढ़ोगे तो आपको क्या लिखा हुआ बता रहा है? जो अग्रेसिव चिल्ड्रंस होते हैं दे हैव मोर ट्रबल, यानी कि उनको ज्यादा परेशानियां होती है दूसरों के इंटेंशन को समझने में, यानी कि उनके टकराव को गिराने वालों किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण करने की संभावना है। जैसे बच्चे परिपक्व होते हैं वो दूसरों के विचार का आकलन और उन पर विचार करने में अधिक सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ पे आक्रामक बच्चों के बारे में पूछा है तो ये आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन आक्रामक बच्चों को विचारों का आकलन करने में अधिक परेशानी होती है। और हमसे सवाल में क्या पूछा है कि भाई आक्रामक बच्चों को है ना आसानी से दूसरों के विचार का आकलन कर लेते हैं। तो क्या ये कथन सही है? नहीं। पैराग्राफ में क्या पूछा है? पैराग्राफ में बताया हुआ है अग्रेसिव चिल्ड्रंस जो होते हैं वो दूसरों के विचार का आकलन करने में उनको परेशानी होती है, पर यहाँ पे तो बोला कि आसानी से दूसरों के विचारों का आकलन कर लेते हैं, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या बोला है कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, यानी कि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं। ये व्यू पॉइंट वाला अभी हमने यहाँ पे रीड भी करा था, ये सेकंड पैसेज पे जब हम पढ़
पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपका व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, इसी पैराग्राफ में आपका आंसर है। यहाँ से हम रीड करते हैं, क्या बोला है, विद अ डेवलपिंग थ्योरी ऑफ माइंड चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंगली एबल टू अंडरस्टैंड दैट अदर पीपल हैव डिफरेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस एंड देयरफॉर मे हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हिंदी में रीड करें तो क्या बोला है, मन के एक विकासशील सिद्धांत के साथ बच्चे तेजी से ये समझने में सक्षम होते हैं कि अन्य लोगों के अलग अलग भावनाएं और अनुभव होते हैं, इसलिए उनका एक अलग दृष्टिकोण या फिर परिप्रेक्ष्य हो सकता है। यानी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं होती है और उनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, ये बच्चे समझते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है। हम चलते हैं हमारे कथन की तरफ। तो क्या पूछा था, यही बोला है कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही कथन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है आपसे, अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर्स फील इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एनहेंसिंग कोऑपरेशन, रिड्यूसिंग प्रिजुडाइस और एनकरेजिंग सेल्फिशनेस। यानी कि दूसरों को कैसा लगता है कि ये समझना महत्वपूर्ण है, सहानुभूति विकसित करना, संघर्ष समाधान, सहयोग बढ़ाना, पूर्वाग्रह को कम करना या फिर स्वार्थ को बढ़ावा देना। इनमें से कौन सा, जो 5 ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करके आपका आंसर निकलेगा। अगर आपको ये जनरल भी पता होता है तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी हमको इन जनरल पे नहीं जाना है, हमको पैसेज के अकॉर्डिंग अपने आंसर निकालने होंगे। तो अब आप इसमें से कीवर्ड क्या पकड़ोगे, कीवर्ड हमको ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं यही पकड़ने हैं कि डेवलपिंग एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एनहेंसिंग कोऑपरेशन, रिड्यूसिंग प्रिजुडाइस एंड एनकरेजिंग सेल्फिशनेस। ये जो ऑप्शंस है ये कहाँ पे लिखे हुए हैं हमको ये देखना है। तो हम चलते हैं फर्स्ट पैसेज के, हमारे जो पैसेज है उसके फर्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप अगर नजर घुमाओगे तो कहीं पे भी ऐसे काफी सारे ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन सेकेंड पेज पे अगर आप नजर घुमाओगे तो यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग प्रिजुडाइस, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, है ना, एनकरेजिंग पॉजिटिव सोशल बिहेवियर, मॉरल डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, ये सारे पॉइंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल सकता है। हम इसको रीड करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस पर्सपेक्टिव टेकिंग एबिलिटी डेवलप ओवर टाइम अंटिल इट इज क्वाइट सोफिस्टिकेटेड इन अडल्ट्स, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स माइट थिंक एंड फील इज इंपॉर्टेंट इन फॉस्टरिंग कोऑपरेशन, पहला पॉइंट, मॉरल डेवलपमेंट दूसरा पॉइंट, रिड्यूसिंग प्रिजुडाइस तीसरा पॉइंट, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट चौथा पॉइंट एंड एनकरेजिंग पॉजिटिव सोशल बिहेवियर पांचवा पॉइंट। यानी कि ये पांचों पॉइंट्स जो है वो आपके दिए हुए हैं, लेकिन वो सेल्फिश वाला जो पॉइंट है वो इसमें हमको देखने को नहीं मिला है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वो सेल्फिश वाला पॉइंट हमको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है उसको हटा के हमारा आंसर निकलेगा। एक बार हिंदी में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हिंदी में हमारा आंसर जो है वो क्या हो सकता है। ये परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता समय के साथ विकसित होती है जब तक कि वह वयस्कों में काफी परिष्कृत न हो, सहयोग और नैतिक विकास को बढ़ावा देने, पूर्वाग्रह को कम करने, संघर्ष को हल करने, सामान्य रूप से सकारात्मक सामाजिक व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे कैसे चिंतन और अनुभव कर सकते हैं, ये समझने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे साथियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो दुर्व्यवहार एक गहन संवेगात्मक या व्यवहार संबंधी विकास का हिस्सा नहीं है, तो शिक्षक से परिप्रेक्ष्य में कुछ अनुशिक्षण में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस जो हैं वो दिख जाएंगे। सहयोग और नैतिक विकास को बढ़ावा देना पहला ऑप्शन, पूर्वाग्रह को कम करना दूसरा ऑप्शन, संघर्ष को हल करना तीसरा ऑप्शन, सामान्य रूप से सकारात्मक सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करना चौथा ऑप्शन। और ये आपके सारे यहाँ पे और चिंतन और अनुभव कर सकते हैं, ये आपके चारों पांचों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन हमको यहाँ पे एनकरेजिंग सेल्फिशनेस, स्वार्थ को बढ़ाना, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। पूर्वाग्रह को कम करना लिखा हुआ है, सहानुभूतिक विकास वाला भी ऑप्शन दिया हुआ था, सहयोग बढ़ाना है, संघर्ष का समाधान करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। फोर्थ ऑप्शन को आप यहाँ पे एलिमिनेट करोगे तो आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे ही ऑप्शन आपको पैसेज पे दिख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पैसेज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे असर्शन और रीजन आपको दिया हुआ है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी बार बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपके पैसेज में या फिर इन जनरल भी आपसे असर्शन रीजन का अगर मान लो बाई चांस कोई सवाल आता है तो असर्शन रीजन का सवाल कैसे सॉल्व करोगे। असर्शन होता है अभिकथन और रीजन होता है कारण। यानी कि ये जो अभिकथन बोला है, ये जो आपका पहला कथन दिया हुआ है, ये कथन आपका सही है या फिर नहीं है, सबसे पहले तो आपको वो चूज करना होता है।
है। अगर ये कथन आपका सही होता है तो फिर दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, इस कथन का रीजन चेक करना है कि दूसरे कथन में ये जो कारण वाला कथन है क्या इसमें पहले कथन का कारण दिया हुआ है क्या। पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पहले कथन को चेक करना है कि वो सही है या फिर गलत है। अगर वो सही होगा तब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, फिर आपको चेक करना है कि पहले कथन का जो रीजन है कि वो क्यों सही है, उसका जो कारण है, जो रीजन है वो फिर क्या सही दिया हुआ है क्या कारण वाले कथन में, वो आपको चेक करना है। और फिर दोनों को देखना है कि क्या ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं या फिर दोनों अलग अलग तो नहीं है। तो ऐसे करके आपको 3 स्टेप में इसको फॉलो करना है। सबसे पहले पहला कथन आपको सही या गलत चूज करना है, अगर सही है तो फिर आपको दूसरा कथन भी सही और गलत चूज करना है, और फिर तीसरे स्टेप में आपको ये करना है कि पहले कथन का रीजन क्या जो आपके नीचे कारण वाला कथन दिया हुआ है क्या इसमें सही है या फिर नहीं है, वो चूज करके देखना है। 3 स्टेप में आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ओल्डर प्री स्कूलर्स हैव बेटर चांस ऑफ गेटिंग along well with their peers as compared to young preschoolers, यानी कि युवा पूर्व विद्यालय की तुलना में पुराने पूर्व विद्यालय के पास अपने साथियों के साथ अच्छी तरह से मिलने की बेहतर संभावना होती है। और कारण क्या दिया हुआ है, ओल्डर प्री स्कूलर्स जनरली हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंशन ऑफ अदर्स, यानी कि पुराने पूर्व विद्यालय सामान्यतः दूसरों के विचारों की बेहतर समझ रखते हैं। तो यहाँ पे आप इसका आंसर कैसे निकालोगे, ओल्डर प्री स्कूलर्स जो है ये आपको कीवर्ड पकड़ना है। अब हम चलते हैं हमारे पैसेज की तरफ कि ओल्डर प्री स्कूलर्स जो है वो आपके कहाँ पे लिखे हुए हैं। ये हमारा पहला पेज है, यहाँ पे ही आपको ओल्डर प्री स्कूलर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर रीड करते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम शुरुआत से रीड कर लेते हैं, हमको पैसेज क्या बोल रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। अराउंड द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन हैव अ सेंस ऑफ इंटेंशन एट लीस्ट ऑफ देयर ओन intentions. They will announce I want a peanut butter sandwich. As children develop a theory of mind, they also can understand that other people have intentions of their own. अब यहाँ से हमारा पैराग्राफ शुरू होता है, older preschoolers have get along well with their peers, can separate intention from unintentional action and react accordingly. For example, they will not get angry when other children accidentally knock over their block tower, but aggressive children have more trouble assessing intention. They are likely to attack anyone who topples their tower, even accidentally. As children mature, they are more able to assess and consider the intention of others. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे जैसे बच्चों के मन के सिद्धांत को विकसित करते हैं वे ये भी समझ सकते हैं कि अन्य लोगों के अपने विचार होते हैं। फिर यहाँ पे पुराने विद्यालय वाला आपका पॉइंट आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पुराने पूर्व विद्यालय में जो अपने साथियों के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं वे बच्चे जानबूझकर अनजाने कार्यों से अलग हो सकते हैं और तदनुसार प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यानी कि आपका ये पुराने जो विद्यालय वाला ऑप्शन जो है, फर्स्ट वाला कथन, वो आपका यहाँ पे सही निकल रहा है कि युवा पूर्व विद्यालय की तुलना में पुराने पूर्व विद्यालय के पास अपने साथियों से अच्छे तरह से मिलने का बेहतर संभावना होती है। ये कथन हमारा सही दिया हुआ है। दूसरा कथन क्या बोला है, ओल्डर प्री स्कूलर जनरली हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंशन ऑफ अदर्स, यानी कि जो पुराने पूर्व विद्यालय सामान्यतः दूसरों के विचारों की बेहतर समझ रखते हैं। अब वापस से आप दूसरों के विचारों की बेहतर समझ रखते हैं, ये अभी हमने यहाँ पे ही रीड किया था कि एज चिल्ड्रन मैच्योर दे आर मोर एबल टू एसेस एंड कंसिडर द इंटेंशन ऑफ अदर्स। ये लास्ट लाइन में अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उनके टावर को गिराने वाले किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण करने की संभावना है। जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते हैं वे दूसरों के विचारों का आकलन करने और उन पर विचार करने में अधिक सक्षम होते हैं। ये कथन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि आपका रीजन जो है वो भी सही दिया हुआ है। और अब इसका अभिकथन और कारण जो है वो दोनों ही सत्य है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर करेक्ट, और आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों ही ए और आर आपका सत्य है और ए की सत्य व्याख्या भी करता है। ठीक है, ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन थे हमारे इस पैसेज के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। किस तरीके से हमने इस पैसेज को सॉल्व करा वो आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 पैसेज को यहाँ पे सॉल्व करे, ट्रिक्स कैसे अपना रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं पैसेज की तरफ और फिर हम पैसेज को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में से हम कुछ आपके कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर रहे हैं और उन कीवर्ड्स को हम जाके ढूंढ रहे हैं पैसेज के अंदर, और उस कीवर्ड को पैसेज में ढूंढने के
बाद में ऊपर नीचे की दो लाइनों को हम रीड कर रहे हैं और उसी लाइन में हमको हमारा आंसर जो है वो भी मिल जा रहा है। इस टेक्निक से आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपके 2 पैसेजेस सॉल्व करके बता दिए, पहले पैसेज में हमने 5 सवाल सॉल्व कर लिए, दूसरे पैसेज में हमने 4 सवाल सॉल्व कर लिए, एक लास्ट पैसेज हमारा बचा हुआ है थर्ड वाला। इस पैसेज में भी आपके 5 क्वेश्चन है, वो भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसी टेक्निक के माध्यम से। और फिर कॉम्प्रीहेंशन से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो अब वो गलत नहीं होएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैसेज की तरफ, वो क्या कहता है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो आपका पैसेज दिया हुआ है वो नेक्स्ट पैसेज क्या कहता है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारी क्लास का लास्ट पैसेज रहेगा। मैंने 3 पैसेज इसमें ऐड करे थे, जिसमें से 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड पैसेज हमारा ये लास्ट पैसेज जो है वो आज की क्लास का रहने वाला है। अब ये पैसेज का आपका फर्स्ट पेज है और ये आपका सेकंड पेज है, बस 2 ही पेज है, ज़्यादा बड़ा पैसेज आपका नहीं है। लेकिन ये वाला पैसेज आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम लास्ट में पूरा एक बार रीड कर लेंगे कि पैसेज जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं, आपको चूज करके बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या कहता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वॉज एन एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी ओनली। और स्टेटमेंट दूसरा क्या बोलता है, ऑल सजेशन ऑफ एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 वर एक्सेप्टेड व्हेन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वॉज इस्टेब्लिश्ड। यानी कि पहला कथन तो बोल रहा है कि लंदन विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय था, और दूसरा कथन बोला है कि जब मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो 1854 के एजुकेशन डिस्पैच के सभी सुझाव को स्वीकार कर लिया गया था। तो सबसे पहले आपको लंदन विश्वविद्यालय कहाँ पे लिखा हुआ है उसको समझना है, उसको ढूंढना है, आपका ये कीवर्ड है। और फिर आपको जाके पैसेज में देखना है कि क्या लंदन विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी था क्या। तो लंदन विश्वविद्यालय को हम अगर पहली पैसेज की पहले पेज पे अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी दिख रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दिख रही है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास दिख रहा है, पर लंदन हमको नहीं दिख रहा है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे तो पहली ही लाइन में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है वो लिखा हुआ दिख गया, यानी कि लंदन विश्वविद्यालय हमको यहाँ पे लिखा हुआ दिख गया है। हिंदी में देखें तो यहाँ पे आपको है ना लिखा हुआ दिखेगा जैसे लंदन विश्वविद्यालय, हिंदी में भी दिख गया। अब इसके ऊपर नीचे की दोनों लाइंस को हम रीड कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोला है, द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी वर डेलिबरेटली इंटेंडेड टू बी एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी ओनली इन द सेम मैनर ऑन द सेम मॉडल एज द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यानी कि इन पहले 3 विश्वविद्यालयों को जानबूझकर उसी रीति और मॉडल के आधार पर केवल परीक्षा वाले विश्वविद्यालय बनाया गया था, जैसे कि लंदन विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय था। यानी कि ये लाइन जो है वो आपको साफ साफ बता रही है कि लंदन विश्वविद्यालय केवल और केवल परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय था। तो ये आपका पहला कथन जो है वो सही हो जाएगा, लंदन विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय था, बिल्कुल सही कथन है। ये आपका डायरेक्ट तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा, जहां पे आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन का जो कथन है वो आपको एज इट इज पैसेज में देखने को मिला है। दूसरा कथन क्या बोला है, जब मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो 1854 के जो एजुकेशनल डिस्पैच है उसकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया गया था, सभी सुझाव को स्वीकार कर लिया गया था क्या। तो हमको यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, आप यहाँ पे एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 ये आपको ढूंढना है कि भाई ये कहाँ पे पैसेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखोगे सेम उसी के नीचे वाली लाइन में, जो अभी हमने लंदन यूनिवर्सिटी वाली लाइन देखी उसी से नीचे वाली लाइन में ही आपका लिखा हुआ है एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854। यही हमारा कीवर्ड था और यही हमको मिल गया। क्या बोला है, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देयर बाय इट इग्नोर्ड एन इम्पॉर्टेंट सजेशन ऑफ एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 विच सजेस्टेड पॉसिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेसरशिप for the purpose of delivery of lectures in various branch of learning for the acquisition of which at any rate in an advanced degree facilitates do not है ना नाउ एग्जिस्ट इन अदर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यानी कि हिंदी में क्या बोला है, इसके नीचे से पढ़ लेते हैं। इन पहले 3 विश्वविद्यालयों को जानबूझकर उसी रीति और मॉडल के आधार पर केवल परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय बनाया गया था, जैसे कि लंदन विश्वविद्यालय भी केवल परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय था। इसके माध्यम से इसमें 1854 के एजुकेशनल डिस्पैच के एक महत्वपूर्ण सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया था, जिसमें ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में व्याख्यान देने के उद्देश्य से प्रोफेसरशिप की संभावित संस्था का रूप देने का सुझाव दिया गया था, जिन्हें उन्नत डिग्री स्तर पर किसी भी रूप में प्राप्त करने की सुविधाएं भारत की अन्य संस्थाओं में मौजूद नहीं थी। यानी कि हमारी जो लाइन है सवाल की वो क्या है, 1854 के एजुकेशनल डिस्पैच के एक महत्वपूर्ण सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया था। ये लाइन जो है वो आपके सवाल में लिखी हुई है। जब मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो 1854 के एजुकेशनल डिस्पैच के क्या सभी सुझाव को स्वीकार कर लिया गया था, नहीं, एक इंपॉर्टेंट सुझाव था उसको नजरअंदाज कर लिया गया था। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा कि सभी सुझाव नहीं माने थे, कुछ को इग्नोर कर दिया गया था, कुछ को नहीं माना गया था। तो पहला कथन सत्य हो जाएगा
दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये दोनों ही आपके जो कथन है ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, जहां पे आपको डायरेक्ट और जो आपका कथन है वो एज इट इज आपको सेम टू सेम सवाल का कथन आपको सेम टू सेम आपके पैसेज के अंदर देखने को मिला है। कुछ भी आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या पूछा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिकथन और तर्क का सवाल दिया हुआ है। मैंने आपको बताया है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप है, पहले तो आपको असर्शन को देखना है कि क्या वो सही है या फिर गलत है। दूसरा स्टेप फिर आपको रीजन को देखना है क्या वो सही है और गलत है। और तीसरा स्टेप आपको ये चेक करना है कि अभिकथन का जो कारण दिया हुआ है क्या वो कारण सही है अभिकथन को लेकर या फिर नहीं है। 3 स्टेप में आपको इस सवाल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, पहले अभिकथन में क्या बोला है, व्हेन कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इट वाज आल्सो ग्रांटेड द पावर ऑफ अपॉइंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स, यानी कि जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो इसे प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करने की शक्ति भी दी गई थी क्या। तो सबसे पहले हम इसी को ढूंढ लेते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय कहाँ पे लिखा हुआ है। हम चलते हैं पहले पेज की तरफ, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय कहीं पे लिखा हुआ है, पर यहाँ पे हमको कलकत्ता विश्वविद्यालय तो नहीं दिख रहा है पर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर दिख रहा है। क्या बोला है, इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं एक बार। द जनरल, यहाँ से शुरुआत करते हैं, द जनरल फ्रेमवर्क ऑफ दीज टू स्पेशल एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन was similar to the Act of 1857 through power was given to the Senate of Punjab and the University Allahabad University to appoint or provide for the appointment of professor and lecturers, a privilege which was denied by the Act of Incorporation to the first 3 university Calcutta, Bombay and Madras in 1857। क्या लिखा हुआ है कि सीनेट ऑफ पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ये शक्ति दी गई थी कि वो प्रोफेसर्स और लेक्चरर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में बोला है कि इन 2 विषय निगम अधिनियम का सामान्य दायरा वर्ष 1857 के अधिनियम को समान ही था। हालांकि पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट को प्रोफेसर और लेक्चरर्स की नियुक्ति करने या नियुक्ति का प्रावधान करने की शक्ति जो है वो दी गई थी। तो किसको शक्ति दी थी, शक्ति जो है वो दी गई थी एक तो पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को शक्ति दी थी, नहीं, शक्ति दी थी पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट को शक्ति दी थी कि वो प्रोफेसर्स की लेक्चरर्स की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल असत्य यानी कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दूसरे कथन के ऊपर चलते हैं। दूसरा कथन क्या बोला है, एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 सजेस्टेड द पॉसिबल इंस्टीट्यूशन दैट कुड अपॉइंट प्रोफेसर। वर्ष 1854 के एजुकेशन डिस्पैच में प्रोफेसर की नियुक्ति करने वाली संभावित संस्था का सुझाव दिया गया था क्या, यानी कि 1854 के अंदर जो आपका एजुकेशनल डिस्पैच आया था उसने प्रोफेसर्स की नियुक्ति करने के लिए कोई सुझाव दिया था क्या, ये हमको देखना है। तो 1854 का जो आपका डिस्पैच था वो हमने यहाँ पे पढ़ा ही था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। ये आपका सही कथन है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर बाय इट इग्नोर्ड एन इंपॉर्टेंट सजेशन ऑफ एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 विच सजेस्टेड पॉसिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेसरशिप फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स इन वेरियस ब्रांच ऑफ लर्निंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ विच एट एनी रेट इन एन एडवांस डिग्री फैसिलिटेट्स do not now exist in other institution in India। यानी कि क्या बोला है यहाँ पे हमने देखा था इसके माध्यम से इसमें 1854 के एजुकेशनल डिस्पैच के एक महत्वपूर्ण सुझाव को नजरअंदाज कर दिया था, जिसमें ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में व्याख्यान देने के उद्देश्य से प्रोफेसर की संभावित संस्था का रूप देने का सुझाव जो है वो दिया गया था। यानी कि इसने सुझाव दिया था ना प्रोफेसर्स को लेकर, तो यही तो हमसे पूछा है कि 1854 के एजुकेशनल डिस्पैच में प्रोफेसर की नियुक्ति करने की संभावित संस्था का सुझाव क्या इसने दिया था क्या, तो बिल्कुल सही कथन है, इसने दिया था। तो पहला कथन तो आपका असत्य हो जाएगा, ए नॉट करेक्ट है, लेकिन आर आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एक डायरेक्ट तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डायरेक्टली ये कथन जो है वो आपके क्वेश्चन में यानी कि आपके पैसेज में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, बॉम्बे या फिर मद्रास यूनिवर्सिटी। हिंदी में क्या पूछा है, भारत में स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालय कौन से थे वो आपको बताने हैं। इलाहाबाद, पंजाब, कलकत्ता, बॉम्बे या फिर मद्रास। ये आपका वैसे इन जनरल में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों से तो ये पूछा भी जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इन जनरल भी
हुई, लेकिन पैसेज में दिया हुआ है तो हम इसको भी रीड कर लेते कि पहले 3 विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कौन से साल में हुई थी और कौन से वो 3 विश्वविद्यालय हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले पेज की तरफ। पहले पेज में ही यहाँ पे देखोगे लास्ट में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 3 विश्वविद्यालय का नाम लिखा हुआ है और 1857 इसका ईयर भी लिखा हुआ है। तो क्या बोला है यहाँ पे, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि a privilege which was denied by the act of incorporation to the first 3 university at Calcutta, Bombay, Madras in 1857। तो यही पूछा था कि फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी थी। तो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास की यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना का वर्ष कौन सा था, 1857। यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं कि भाई यह विशेष अधिकार था जिसमें निगमन अधिनियम द्वारा वर्ष 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास स्थित विश्वविद्यालयों को देने से इनकार कर दिया गया था। ये ऐसे 3 पहले आपके विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज थी जिनकी स्थापना हुई थी। तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यानी कि सी, डी और ई ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, सी, डी और ई। और कौन से साल में हुआ था, तो 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना आपकी हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। क्या पूछा है आपसे, 2 कथन दिए हुए हैं, आपको चूज करके बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या बोला है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी वर इस्टेब्लिश्ड एट द सेम टाइम। और दूसरा बोला है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी वर इस्टेब्लिश्ड एट द सेम टाइम। हिंदी में क्या पूछा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय की जो स्थापना है क्या वो एक ही समय पे हुई थी। और दूसरा बोला है कि बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना के एक ही समय पे हुई थी क्या। कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 4 विश्वविद्यालय देखने हैं। एक इलाहाबाद हो जाएगा, एक पंजाब विश्वविद्यालय हो जाएगा, एक बॉम्बे विश्वविद्यालय हो जाएगा, एक आपका मद्रास विश्वविद्यालय हो जाएगा। बस इनके नाम हमारे कीवर्ड्स हैं, ये नाम कहाँ पे लिखे हुए पैसेज में वो जाके आपको ढूंढ लेना है। ठीक है, हम चलते हैं अब पैसेज की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहला कथन को देखते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना क्या एक ही समय पे हुई थी क्या। हमारे कीवर्ड है पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसको अब हमको पैसेज में ढूंढना है। सबसे पहले पेज के ऊपर चलते हैं तो पंजाब विश्वविद्यालय यहाँ पे हमको लिखा हुआ दिख गया 1882 के अंदर, और यहाँ पे हमको 5th इंडियन यूनिवर्सिटी एट इलाहाबाद लिखा हुआ दिख गया 1887 के अंदर। यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट तो 1882 के अंदर हुई थी और आगे लिखा हुआ है कौन से एक्ट से हुई थी, स्पेशल एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से हुई थी। तो 1882 पंजाब विश्वविद्यालय इसका सही आंसर। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुई थी और अनदर स्पेशल एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड द 5th इंडियन यूनिवर्सिटी एट इलाहाबाद 1887 है। यानी कि दोनों की स्थापना सेम समय पे नहीं हुई थी। यहाँ पे हम देखें तो दोनों की स्थापना आपके सेम समय पे नहीं हुई थी, तो पहला कथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर इस दूसरे वाले कथन को देखते हैं कि क्या दूसरा कथन हमारा सही है क्या। तो दूसरा कथन बोल रहा है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट क्या सेम टाइम पे हुआ था। तो हम चलते हैं वही हमारे पहले पेज की तरफ। क्या पूछा है हमसे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट 1857 में हुई थी और ये पहली 3 यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्थापना हुई थी। तो ये तो हमको पता है कि तीनों की स्थापना 1857 में ही हुई थी। यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बॉम्बे मद्रास की जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना सेम टाइम पे हुई थी। तो हाँ, ये कथन हमारा सही है, यानी कि पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों ही पैसेजेस को सॉल्व कर लिया है। किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर आपको निकालने हैं, कौन कौन से ट्रिक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर ली है। ठीक है, अब हम एक बार ये पैसेज को रीड कर लेते हैं शुरू से, क्योंकि ये पैसेज जो है वो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पैसेज आपके काफ़ी अलग अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप अगर कर रहे हो तो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पैसेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। या फिर आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो भी आपसे ये सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये बात आपको याद रखनी है। और फिर 1887 में अनदर स्पेशल एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया था जिससे 5th इंडियन यूनिवर्सिटी एट इलाहाबाद की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी थी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी थी। यानी कि कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास,
आप इसको याद रख सकते हो बीएमसी के नाम से। बीएमसी पहली 3 ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनकी स्थापना हुई थी, और कौन से वर्ष में हुई थी, तो 1857 के अंदर हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी थी वो लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल के ऊपर ही बेस्ड थी। और लंदन यूनिवर्सिटी कैसी मॉडल था आपका, लंदन यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी एक एग्जामिनिंग मॉडल की यूनिवर्सिटी थी, यानी कि जो आपकी बीएमसी की स्थापना हुई थी, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास की जो स्थापना हुई थी, वो लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल के ऊपर ही बेस्ड थी। और लंदन विश्वविद्यालय कैसा विश्वविद्यालय था, एक एग्जामिनिंग विश्वविद्यालय था, यानी कि एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, केवल परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय था। और आपको यहाँ पे एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854, इसका ईयर भी आपको याद रखना चाहिए, काफी बार एग्जाम में आपसे यहाँ से भी सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका लास्ट में क्या लिखा हुआ है, Lahore and Allahabad got this privilege in 1882 and 1887 respectively. Indian had asked for its extension to Calcutta, Bombay, Madras, but European official closely connected with the university contested it on 2 grounds. अच्छा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से एक्ट से हुई है, कौन से साल में हुई है, फिर 1887 में कौन सा एक्ट आया था, 1857 के अंदर 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास की। एक आपको याद रखना है कि तीनों की जो स्थापना हुई थी बीएमसी की, वो लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे बेस्ड थी। और लंदन यूनिवर्सिटी आपकी एक परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय था, एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी थी। एजुकेशनल डिस्पैच जो है वो 1854 के अंदर आया था। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। अगर आप हायर एजुकेशन पढ़ते हो या फिर आपके किसी भी एग्जाम में हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम आपका क्वेश्चन आता है, या फिर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो जहाँ पे हमसे हायर एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो फिर ये सारे सवाल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सारी बातें शेयर कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे कि कॉम्प्रीहेंशन आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। तो एक ही वीडियो में यहाँ पे आपका पूरा कॉम्प्रीहेंशन मैंने समाप्त करवा दिया है। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व किस तरीके से करना है। हमने इस वीडियो में 3 पैसेज को सॉल्व करा, किसी में 5 क्वेश्चन थे, किसी में 4 क्वेश्चन थे। वो पैसेजेस मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसके आधार पे ही सॉल्व करे थे, यानी कि उस ट्रिक्स के माध्यम से आप भी एग्जाम में सवाल को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। आपको रोज एक कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके ये सारी ट्रिक्स आप लगा पाओगे। ठीक है, अब ट्रिक्स में क्या लगाना है कि काफी बच्चे पहले पैसेज को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये ट्रिक मैंने बताई कि गलत है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है। जैसे मैंने आपको बताया अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। सवाल में से हम कुछ कीवर्ड्स को ढूंढेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द जो हमको पैसेज में देख सकते हैं और जिसका आंसर हम पैसेज में देख के निकाल सकते हैं। तो वो कीवर्ड्स हम ढूंढेंगे, उन कीवर्ड्स से फिर हम पैसेज की तरफ जाएंगे और फिर पैसेज में वो कीवर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर जो कीवर्ड हमको मिलेगा उसके ऊपर नीचे की 2-2 लाइनों को हमको पढ़ना है, वहीं पे आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन भी आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। कुछ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज वही कथन आपको पैसेज में देखने को मिल जाएगा। ये इजी क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो सवाल में दिया हुआ है वही सेम लाइन आपको पैसेज में देखने को मिल जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में कुछ और बात बताई हुई है, पैसेज में कुछ और लाइन लिखी हुई है, पर दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। शब्द जो है वो अलग अलग है पर मतलब जो है वो दोनों का सेम है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो थोड़े से सिंपल होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के आंसर निकालना पड़ता है। लेकिन जब भी पैसेज को सॉल्व करो, अब काफी बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ अगर जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया पैसेज में जो आपने कहीं पे पढ़ा हुआ है, आपको आता है, तो वो आप पैसेज का सवाल अपने अनुसार देने की कोशिश करते हो। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा पैसेज का जो भी सवाल है, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, हर सवाल के आंसर आपको पैसेज के अंदर से ही ढूंढने हैं, पैसेज के अंदर से ही सवालों के जवाब देने हैं। अपना खुद का दिमाग लगा के पैसेज के आंसर कभी भी मत देना। ठीक है, तो ये आप है ना, अगर ट्रिक्स का फॉलो करोगे, इन शॉर्टकट का आप अगर अपनाओगे, तो आपके पैसेज जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन वाला जो क्वेश्चन है वो आप बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस से ही काम होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी ट्रिक्स आपको पता चलेगी कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपको कोई सजेशन है, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।